अच्छा, इसके अंदर ये होता है, फिर आपका जो एम हो गया, फिर उसके बाद आपकी आ गया ट्रीटमेंट, हेडिंग लिखें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के ऊपर सबसे पहली ऑप्शन लिखें एडमिट स्लैश ओपीडी। ठीक है, इसकी ब्रैकेट में लिखें पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट सेफ्टी का पॉइंट है। काउंसलिंग के आगे आपने डीडी लिखा, उसकी ब्रैकेट में लिखें कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, मैं देखती हूँ। हाँ, ये वो टॉक्स बनाए थे ना, वहां लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने करना है जो अब आपने जो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डालनी है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के आगे लिखिए आप कम्युनिकेशन विद द कोलीग्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस करनी है। ठीक है, ये ऑल्सो कम्युनिकेशन विद द कोलीग का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशंस जो है वो भी कम्युनिकेशन विद द कोलीग का पार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने बताना है जी अपना, फिर जो भी आपने कोमॉर्बिडिटीज को एड्रेस करना है। ठीक है, वो आपने बतानी है। ठीक है, गायनी का शॉर्ट केस, यस, ये एक मिनट ठहरे, मैं आपको शेयर करती हूँ, ये मैंने बनाया हुआ है शॉर्ट केस का एक, वो मैं आपसे शेयर करके आपको दिखाती हूँ। ये नजर आ रहा है? ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी मैडम। अब आप ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट में आपकी इंट्रोडक्शन हर सेल्फ टू द पेशेंट, बायोडाटा ऑफ द पेशेंट जिसमें नेम, एज, मेरिट फॉर पैरिटी, लास्ट चाइल्ड बॉर्न है। ये इनके आधे आधे नंबर हैं। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट और अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज के साथ आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हिस्ट्री पूरी आ जाती है। ठीक है, फिर एसोसिएटेड सिम्टम जो आप हिस्ट्री में पूछेंगे, ये भी अगेन आपके पेशेंट कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, यानी जितनी भी आपकी हिस्ट्री है ना, वो सारी आपकी कम्युनिकेशन विद द पेशेंट है। अब हिस्ट्री के अंदर जो पेशेंट सेफ्टी है, वो पास्ट मेडिकल, सर्जिकल, गायनेकोलॉजिकल, ड्रग एलर्जी, सोशल, ये पेशेंट सेफ्टी वाले पॉइंट्स हैं हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पेशेंट सेफ्टी और अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज अगेन असेस हो रहा होता है, वो आपका एग्जामिनेशन बीएमआई, जनरल फिजिकल, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी, पैलर, जॉइंटिस, थायराइड, पीडल एडीमा, सेक्रल एडीमा, फिर सिस्टेमिक एग्जाम, ये सारा कुछ आपका जो है ना अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज ही यहाँ से असेस हो रहा होता है। ठीक है, और आपको 0.25 नंबर आपकी प्रेजेंटेशन पे दिए जाते हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज और सेंटेंस को देखा जाता है। ठीक है, और 2 नंबर आपके केस समरी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो स्टेशन बी आ जाता है, उसके अंदर आपका अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज होता है। उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसा बनाया है आपने उसका। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड फैमिली में आपकी काउंसलिंग आ जाती है। पेशेंट सेफ्टी के अंदर आपने एडमिट किया नहीं किया, ब्लड अरेंज किया था बिफोर सर्जरी के नहीं किया था, पेशेंट के कंसर्न्स को आप पूछा था, उसकी कंसेंट आपने ली थी या नहीं ली थी। ठीक है, इसके अंदर कंसेंट भी आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है कि आपने कंसेंट ली थी या नहीं ली थी। ठीक है, और इट इज ऑलवेज टेक आस्क के जी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कोई भी रिटन प्रोसीजर होता है, उसकी रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है। ठीक है, तो ये फिर आपकी पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स में है। ठीक है, फिर आपने कम्युनिकेशन विद द कोलीग्स में आपने अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर ली, एमडीटी आपने मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज होता है। एक मिनट,
जी। अच्छा, मैं आपको ये शेयर कर रही थी, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, उसके बाद आपकी जो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है कि आप उसको ट्रीटमेंट्स कौन सा देती हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी अप्रोप्रिएट सिलेक्शन फॉर सर्जरी क्या करती हैं, ठीक है। अगर गायनी का केस है तो इंट्रापार्टम पोस्टपार्टम केयर आप उसको बताएंगी, न्यूनेटल केयर बताएंगी, कॉन्ट्रासेप्शन और वो बताएंगी। और यहाँ पे आपने प्रॉपर पूरा फॉलो अप उसको देना होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका सारा इसमें होता है चीजें, ठीक है। समझ आई अब आपको मैनेजमेंट की जो एरिया। जी मैम। हाँ, तो बस अब आपने ऐसे ही बोलना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने दे दिया कि जी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आपने फॉलो अप किया उसको, और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट वो लेकर आती है आपके पास एंडोमेट्रियल सी है ऑफ सीरस टाइप। हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट? मैडम स्टेजिंग नहीं हुई हुई मतलब बेटे, आपने एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की ना? अभी तो आपने एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की है। जब जी आपने जी जी। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की और रिपोर्ट आई कि वो अब सी है, तो स्टेजिंग तो अब करेंगी ना आप। समझ आई बात की? एक जी पेशेंट जी आई है जी आपके मैडम। पास पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आई है, सबसे पहले आपने सैंपल किया। अब जब सैंपल में आपके पास दोबारा आ गया कि वो एंडोमेट्रियल सी है, तो नो, अब आप दोबारा से पेशेंट को काउंसल करेंगे, दोबारा से एक मैनेजमेंट प्लान शुरू हो जाएगा उसी तरह से ही। काउंसलिंग, एम, और फिर ट्रीटमेंट, ठीक है। बोलें। ठीक है मैडम। Madam, I will counsel the patient regarding the diagnosis of the endometrial biopsy report that she is having the serious type of endometrial cancer, and I will tell the probability, and I will, मैडम मैडम आगे मैं क्या मतलब नहीं क्या आ रहा मैडम, करेंगी मुझे नहीं मैनेजमेंट आती। आगे? आप क्या मैडम बोलेंगी, क्या उसके करना है? अब आप उर्दू में बताएं क्या करेंगी आप इसकी। मैडम नेक्स्ट जो है वो मैं ये उसको डायग्नोसिस बताने के बाद उसको फर्दर वर्कअप के लिए कहूंगी, जिसके अंदर एमआरआई रिपोर्ट विद कंट्रास्ट हम्म। करवाऊंगी टू हम्म। स्टेज द कैंसर। हम्म। एंड देन आफ्टर स्टेजिंग जो है वो मैं पेशेंट की सर्जरी स्टेज प्लान करूँ। आगे टू बी बताइए, करें क्या करेंगी? मैडम आपकी मैं जो पेशेंट को मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, सीरस टाइप है, मोर देन हाफ ऑफ द एंडोमेट्रियम इज इन्वॉल्व्ड। सो व्हाट इज योर मैडम मल्टी स्टेज? मैडम पहले मोर बताओ व्हाट देन इज योर स्टेज। मैडम दोबारा बताती हैं, सॉरी हाँ, चीजें मैं मिस हो आपको गई हैं बता रही हूँ, मेरी। सीरस टाइप है, जी ठीक है। और मोर देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व्ड। जी। तो मैडम ये 1B बनी। हाँ, वन बी। सीरस कौन से होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, नॉन एग्रेसिव होते हैं? सीरियस एग्रेसिव होते हैं मैडम। हम्म। एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप विद एनी मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट, तो क्या स्टेज होगी? आपके सामने रखी भी है, मैंने स्टेज शेयर कर दी। मैडम ये 2C बनी। टू सी, ठीक है। जी अगर एग्रेसिव सिर्फ एंडोमेट्रियम तक है तो वन सी है। अगर एग्रेसिव है और वो मायोमेट्रियम तक गई भी है तो वो टू सी है, ठीक है। सीरस आर एग्रेसिव ट्यूमर्स, ठीक है। सीरस एंड ये सिर्फ एंडोमेट्रियाइड जो होते हैं वो नॉन एग्रेसिव होते हैं ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं आपको इसमें भी दिखाती हूँ, ये जो आपकी इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये देखो। सीरस एडिनोकार्सिनोमा, क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, मीजोनेफ्रिक लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोमेट्रियल अनडिफरेंशिएटेड, ये सारे आर हाई ग्रेड, ठीक है। तो हाई ग्रेड को जब आप उसको स्टेज में करोगे तो ये आपकी एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप है। मैंने कहा कि जी एमआरआई कहता है मायोमेट्रियल की इन्वॉल्वमेंट है,
ठीक है, तो वो 2C हो गई स्टेज। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ 2C? अब आप बताओ, अब क्या करोगे? एमआरआई की रिपोर्ट ये कह रही है, अब क्या करोगी? मैडम अब मैं पेशेंट को सर्जरी के स्टेजिंग लेप्रोटमी के लिए काउंसल करूंगी, जिसमें मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी विद बायलेटरल सल्पिंजियो ओफ्रेक्टमी एंडोमेंटेक्टमी एंड साथ एडजुवेंट वॉल्ट ब्रेकीथेरेपी करूंगी पेशेंट की। हम्म, वो तो बाद की बात है ना। तो अब जब ये काम जी। आपने करना है, जब आपने ये काम करना है, तो इसको ऐसे ऐसे तो नहीं ना बोल देना। तो आप उसको करेंगे कि मैडम, आई एज माई एमआरआई रिपोर्ट इज शोइंग माई पेशेंट एज अ 2C स्टेज, a serious type which is aggressive type, then I will again the counsel the patient regarding the diagnosis and its prognosis. I will involve the multidisciplinary team, including the gynecological oncologist, psychologist, medical oncologist, and radiotherapist. ठीक है, dietitian, because your patient is diabetic and obese. तो डाइटिशियन की इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी होगी जब आपने एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेनी है, और अभी भी होगी। ठीक है, लिखते जाओ ये सब बातें, यही बातें बोलनी है वहां पे। अभी लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, तुम लोगों का केस प्रिपेयर हो जाएगा। जुमला लिख लो बेशक। ठीक है। सो अब आपने उसकी प्रिपरेशन कर दी, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कर ली, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उसकी क्या करेगा? THBSO करेगा उसकी। ठीक है, मॉडिफाइड रेडिकल हो जाएगी वो, ठीक है, 2B के अंदर। तो उसके बाद तो आपकी वही हो जाती हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है। फाइबर 2-3 करेंगे हम, उसके बाद मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे, और उसके साथ हम फिर उसको फॉलो अप में जो है एडजुवेंट वॉल्ट ब्रेकी थेरेपी दे देंगे। ठीक है। जी मैम। समझ आई बात की अब? ठीक है। और फिर उसके बाद आपका थोड़ा बहुत वाइवा शुरू हो जाएगा। यहाँ तक सारों को समझ आ गई? कोई क्वेरी है यहाँ पे, पूछें। जवेरी, आप मुझे इसका आराम से वॉइस नोट मैडम बना कर यहाँ मैडम भेजिएगा, ठीक यहाँ है? पे हम जी मैडम। मैडम यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन की बात नहीं करेंगे अभी। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन एंडोमेट्रियल पे नहीं आएगी ना, वो आपकी आएगी उसके ऊपर। देखिए, 2B और इसके ऊपर जाके ना जो एडवांस स्टेजेस आपकी हो जाती है ना, मॉलिक्यूलर स्टेजिंग का इफेक्ट जो होता है ना, वो अर्ली स्टेज के ऊपर होता है। जैसे वो जो कल हादिया स्लाइड की समझ नहीं ना आ रही थी, उसके अंदर देखिए, मैं आपको ठहरे शेयर करती हूँ दोबारा से। ये जो आपकी स्लाइड थी ना, देखें, ये वाली भी, और यही बात उन्होंने यहाँ पे भी नीचे लिखी है, मैंने हाईलाइट की है। आपकी इस फिगो से ही उन्होंने ली है, कोई भी चीज इधर उधर बाहर से नहीं आती है। देखो, पहली बात यह है कि स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर जब स्टेजिंग हो जाती है ना, तो जब P53 ये आपको मिलेगा, जो आपका एंडोमेट्रियल अभी आपने THBSO की है ना, उस सैंपल की जो हिस्टोपैथोलॉजी आएगी ना, उसके ऊपर मॉलिक्यूलर स्टेजिंग होगी। ठीक है। और उसकी बेस के ऊपर आप उसको री आइडेंटिफाई कर देंगे स्टेज को। ठीक है, अब आगे आप ये देखें, इसको पढ़ें, ये आपको नजर आ रहा है? मैंने जरा मैग्नीफाई कर दिया, ये देखो। गुड प्रोग्नोसिस किसका है? पोल म्यूटेशन का। इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस कौन से होते हैं? MMRDs। ठीक है। और दूसरे NSMD, जो नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर प्रोफाइल्स होती हैं। ठीक है। और पुअर प्रोग्नोसिस P53 एबनॉर्मल का होता है। ठीक है। अब आगे पढ़ें कि फीगो स्टेज 1 and 2 आर बेस्ड ऑन सर्जिकल, एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इन केस द मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन रिवील्स pole mute or P53 abnormal, the Figo stage is modified in the early stage of the disease. This is depicted there in the Figo staging by addition of M for molecular classification, M subscript। ये सिर्फ आपकी जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ आपकी डेटा कलेक्शन के लिए होती हैं। ठीक है। और उसके बाद आप उसकी मॉलिक्यूलर स्टेजिंग को चेंज कर देंगे। MMRD और NSM जो होते हैं ना, वो उनसे आपकी फीगो की अर्ली स्टेजिंग को मॉडिफाई नहीं होती। ठीक है।
और जो दूसरी आपकी होती हैं ये स्टेज, व्हेन मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन रिवील्स MMRD NSM इट शुड बी रिकॉर्डेड एज स्टेज IMMRD, ये सिर्फ नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब स्टेज 3 और 4 जो होती हैं आर बेस्ड ऑन सर्जिकल एनाटॉमिकल फाइंडिंग्स एंड द स्टेज कैटेगरी इज नॉट मॉडिफाइड बाय द मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब ये आपको बाद में पता चलता है कि जी अब जब आपने हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल TH BSO का भेजा और उसके ऊपर आपने मॉलिक्यूलर वो करवाई, तो उससे आप उसकी स्टेज को फर्क कर देंगे, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट वही रहेगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी उन्होंने यही बातें की हैं कि अगर तो वो पोल म्यूट आती है तो स्टेज डाउन डाउन स्टेजिंग हो जाएगी, और अगर P53 स्टेज 1 है और लेकिन उसमें P53 अब नॉर्मैलिटी आ रही है तो उसकी स्टेज को हम अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। इस स्लाइड का मतलब ये है कि अगर पोल म्यूट आता है तो वो डाउन रेगुलेशन में चली जाएगी, अगर P53 आता है तो वो अप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैडम ट्रीट क्या मतलब जब, एक स्टेज आगे कर देंगे? हाँ स्टेज आगे कर देंगे ना, हम स्टेज 2 कर देंगे उसको, ठीक है। पोल ठीक है। और मॉलिक्यूलर मैडम अगर फोर आ जाएगी तो मॉलिक्यूलर उसको मॉल डाउन स्टेज भी कर देंगे। उसको डाउन स्टेज करने का मतलब ये है कि वो वहीं पे ही रहेगी, वो स्टेज 1 ही रहेगी, और उसका गुड मतलब प्रोग्नोसिस हम हम उसके, बताएंगे। और हाँ वो हम हम उसके कोर्स फीगो का में फीगो में इस तरीके से मेंशन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे मेंशन की है, ये देखें, ये जो मेंशन हो रही है कि स्टेज 2 MMRD, स्टेज 2 MNSMT, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी स्टेज 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे आपकी कोई P53 आ रहा है तो वो स्टेज 1 थी, तो आप उसको क्या लिखेंगे, स्टेज 2 MP53 ABN एबनॉर्मल, ठीक है। वो थी तो स्टेज 1, लेकिन जब उसका P53 अब नॉर्मल पॉजिटिव आ गया तो हमने उसको M लिख के और यहाँ पे हमने उसकी स्टेज को अपग्रेड करके 2 कर दिया। समझ आई बात की? तो मैडम जब स्टेज अपग्रेड हुई तो फिर ट्रीटमेंट को भी तो मॉडिफाई करना चाहिए यही, ना। हाँ ट्रीटमेंट तो मॉडिफाई हो जाएगा ना, इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो मॉडिफिकेशन होती है ये सिर्फ प्रॉब्लम आती है आपकी स्टेज 1 के साथ, ठीक है। 2 के साथ तो करनी है आपने मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी, है ना। 2 से ऑनवर्ड तो आपकी चाल ही पाइवट हो रही है, सिर्फ स्टेज 1 के अंदर आपको ये इससे पोल म्यूट से और P53 को फर्क पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि आपने TH BSO तो कर दी है, ठीक है, पोल म्यूट जो है आपका आ रहा है, ठीक है। और आता है आपके अजान की क्लास का टाइम हो गया, ईमान अजान किधर है, उसको पूछो ना, क्लास का टाइम हो गया उसका, देखिए ना, यही तो मैं आपको कह रही हूँ, चेक करें कहाँ है, ठीक है। P53 इससे आपकी जो है स्टेज जो है वो अप जा रही है, लेकिन अब चूंकि आपने TH BSO कर दी है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको वॉल्ट ब्रेक ही दे दोगे 2 वाली, ठीक है। समझ आई बात की? जैसे हमने यहाँ पे अपनी स्टेजिंग में देख रहे थे कि ये हमारी स्टेजिंग है, सॉरी ये, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ पे TH BSO हो गई भी है 1 में भी, लेकिन यहाँ पे हमने देखो ग्रेड के हिसाब से वो तो ऑलरेडी सीरियस था, हमने उसको वॉल्ट और एक्सटर्नल देनी ही देनी थी। तो फर्क सिर्फ आपका जो ट्रीटमेंट में फर्क आता है ना, वो सिर्फ आपका यहाँ पे आ जाता है कि आपने वॉल्ट ब्रेक की थेरेपी रेडियोथेरेपी देनी है कि नहीं देनी। पोल म्यूट है, स्टेज 1 है, नॉन लो ग्रेड टाइप है, तो आप उसको कोई ब्रेकी थेरेपी ना दीजिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट तो जो स्टेजिंग लेप्रोटमी आपकी चली थी वो तो सेम ही चलनी है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ आपका क्या होगा, रेडिकल आपने थोड़ा सा वॉल्ट नहीं निकाला, अगर वॉल्ट नहीं निकाला तो वॉल्ट ब्रेक की थेरेपी ऐड कर दो उसमें, ठीक है। आपने इस स्टेज पे थे, आपका पोल P53 आ गया, ठीक है, P53 पॉजिटिव आ गया, तो अब आप क्या करोगे, आपने तो ये कर दी हुई है, ठीक है, लेकिन उसका इसके सैंपल के अंदर आपका ये पॉजिटिव आ गया, तो अब आप क्या करोगे, आपने उसको यहाँ पे कुछ नहीं देना था, ठीक है, या सिर्फ आपने एक्सटर्नल बीम करनी थी, लेकिन अब आप उसको क्या करोगे, चूंकि आपने ये नहीं किया, ठीक है, ये नहीं हो सका आपका, तो आपने ये दे दिया,
तो इस तरह से ट्रीटमेंट मॉडिफाई पोल म्यूट और उसके साथ होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडियोथेरेपीज। ठीक है। मैडम ये इस मोलेकुलर जो सब टाइपिंग करा रहे हैं ये सिर्फ स्टेज 1 और 2 में कराएंगे, 3 और 4 में कोई सब रोल में नहीं करा है इसका? सब में कराएंगे, लेकिन 1 और 2 में फर्क पड़ता है। 3 और 4 में फर्क ही नहीं पड़ता ट्रीटमेंट को। ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है। और मैडम जो एंडोमेट्रॉइड और नॉन एंडोमेट्रॉइड टाइप्स हैं ये हमें बायोप्सी की रिपोर्ट पे पता चल जी जाएंगी? जी, ये और हमें उसकी ये हमें हिस्टोपैथोलॉजी में भी पता चल जाता है। और ग्रेडिंग भी हमें वो साथ ही देंगे कि आइधर ये लो है या इंटरमीडिएट है या हाई है? वो आपको उसी से पता चल जाएगा। जैसे सीरस एडिनो में क्लियर सेल है तो आपको पता है वो बात। उन्होंने क्या लिखना है वो लिखेंगे आगे हाई ग्रेड। आपको टाइप से ही पता चल जाएगा ये हाई ग्रेड है या नहीं है। वो तो आपने आपकी अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है ना। मैडम हमने मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन की खुद से बात करनी है या हमसे एग्जामिनर बोलेगा तो फिर हमने बोलना है? अगर आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं बताएं, जरूर करनी है बात, क्यों नहीं करनी। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूलर के ना, ये जो इनके ट्रायल्स थे इनके नाम याद आप कर लें। ठीक है। ये मैं आपको तस्वीर भी शेयर कर दूंगी। ठीक है। अब लैब 2 जो ट्रायल था ना उसके अंदर वो क्या कहते थे, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी और बीएसओ कैन बी डन। ठीक है। और उसमें फिर शॉर्ट हॉस्पिटल है। तो लैब 2 जो ट्रायल था उसमें लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी की गई। ठीक है। एस्टेक ट्रायल के अंदर उन्होंने क्या किया, लिम्फेडिनेक्टमी इंप्रूव करती थी डिजीज फ्री रिकरेंस और सर्वाइवल रेट को इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने साथ में रेडियोथेरेपी को किया। ठीक है। अब प्रोटेक्ट ट्रायल जो था, प्रोटेक्ट ट्रायल के अंदर क्या था कि ब्रेकी थेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी को कंपेयर किया गया था। ठीक है। इन लो ग्रेड केसेस। ठीक है। और जो प्रोटेक्ट 3 था उसके अंदर कीमो रेडियोथेरेपी को किया गया था। ठीक है। तो ये आपने आपको ये बातें मैडम बताऊंगी कि इसके रिजल्ट प्रोटेक्ट। आ गए हैं? जी। मैडम ये अभी ऑन गोइंग है या इनके रिजल्ट ये अभी आ गए हैं डिसाइडेड है? रिजल्ट्स इनके। इनके ओके। रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है। उसी की बेस पे अब ये जो मैंने स्टेजिंग बनाई थी, ये वाली जो मैंने अभी चार्ट में दी है उसी की बेस पे तो ये बताई गई है कि अब आप इन्हें ये करना है। अब आपने रेडियोथेरेपीज देनी है। ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ ट्रायल्स हैं जिनके वो नाम आपसे पूछ सकते हैं कि किसके अंदर क्या हुआ था। ठीक है। इनके ट्रायल्स अब अवेलेबल हैं। डिटेल बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रायल्स पूछे गए हैं। मेरा नहीं ख्याल। एक आधा प्रोटेक के बारे में ही मैडम पूछते हैं, वो प्रोटेक 1 2 3 के बारे में ही पूछते हैं। वो देख लेना। ठीक है। उनको देख लेना बस, मोटी बात उसमें यही पता बताने वाली है कि जी किस में एक्सटर्नल बीम को दिया गया, प्रोटेक्ट 3 के अंदर कीमो रेडियो को दिया गया, आपस में ट्रायल दिया गया। ठीक है। 2 के अंदर ब्रैकी और वॉल्ट को दिया गया। ठीक है। टेलीथेरेपी क्या होती है? जी। कौन सी थेरेपी? टेलीथेरेपी। टेली थेरेपी टेलीथेरेपी, होती है ना, ब्रेकीथेरेपी और टेलीथेरेपी दो होती है ना? टेलीस्कोप वो टेली होती है, वो सर्वाइकल के अंदर होती है। वो एंडोमेट्रियल के अंदर वॉल्ट और ब्रेकी ही होती है। ये जो एक्सटर्नल बीम है और वॉल्ट है ये दोनों ब्रेकीथेरेपी का पार्ट है। हाँ, ब्रेकी थेरेपी है ना शायद दोनों। ठीक है मैम, जो टेलीथेरेपी है। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो होती है ना, एक्सटर्नल बीम जो होती है वो बाहर प्रोब्स रखते हैं। जैसे आप समझें वो सीटी स्कैन की तरह की 2 मशीनें होती हैं, वो आपको बाहर रख लेते हैं। ठीक है। पेशेंट को एक ना कपड़े सा जाली टाइप से कपड़े पहना देते हैं और उसमें सुराख होते हैं।
वो जहां पे आपने वो प्रोब रखना है वहां से वो जाली के ऊपर से ढक्कन हटा लेते हैं और वहां पे वो प्रोब अटैच कर देते हैं। बाकी बॉडी सारी रेडिएशन से सेव रहती है, सिर्फ उन दो पॉइंट्स पे आपको जाती है, ठीक है। और जो ब्रेकी थेरेपी होती है ना, वॉल्ड ब्रेकी थेरेपी, वो अंदरूनी होती है, वो कैविटीज के लिए की जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैंने मैम अल्ट्रासाउंड क्या ये जिस तरह से हमारा वो टीवीएस का प्रोब होता है ना, उस तरह का एक प्रोब वजाइना के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और वहां से फिर डायरेक्ट वॉल्ट को रेडियोथेरेपीज दी जाती हैं। मैम इसके एक्सटर्नल बीम अलावा का ही दूसरा नाम टेलीथेरेपी नहीं है? हाँ, वो तो टेलीथेप वही है ना, एक्सटर्नल बीम का ही पूरा नाम है ना। मैडम इसमें सबसे लो इंटेंसिटी वाली फिर हमारी वॉल्ट थेरेपी है कि वो डायरेक्टली वो उसको हिट कर रहे हैं। होती है। हाँ, वो सब हम वो लोकलाइज, हम उसको लो ग्रेड तो नहीं कह सकते, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने कौन सी रेडिएशन यूज की है और उसके कितने यूनिट यूज किए हैं। मैडम लेकिन हमने इसमें इसमें से सिर्फ कितना ये होता है इलाज कि करना है ये एक्सटर्नल बीम जो होती है वो वास्ट होती है, वो पूरे पेल्विस को कवर करेगी, वो स्किन को भी, मैडम स्किन से भी जाएगी, फिर अंदर भी सारी चीजों को जाएगी। वॉल्ट जो होती है वो थोड़ी लोकलाइज्ड होती है, ठीक है। मैडम अक्सर वो बाबा में क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा आपने सर्जरी की है, अब अगर वो अर्ली स्टेज थी लेकिन आपका तो जो मार्जिन है वो पॉजिटिव आ गए, अब आप क्या करेंगे? जिसमें वो बहुत कोई मैसिव किस्म का नहीं है, लेकिन चलें उसके वो कहते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है कि भाई आपके 5 mm का फ्री फिर मार्जिन आना उसमें चाहिए, वो उसमें नहीं अगर है। तो वो एंडोमेट्रियम का है तो फिर उसमें रेडियोथेरेपी देंगे, एक्सटर्नल बीम। जी जी मैडम, एंडोमेट्रियम वाला ही पूछ रही डॉक्टर हूँ। कुरत रिकरेंस का भी बताना है। जी, रिकरेंस रिकरेंस का में, भी बता दें। जी रिकरेंस के अंदर अगर तो पहले आपने उसको सर्जरी की है, ठीक है, रिकरेंस में अगर पहले सर्जरी की है तो फिर आप उसको रेडियोथेरेपी देंगे। और अगर आपने पहले उसको रेडियोथेरेपी दी है तो अब आप उसको सर्जरी करेंगे। और अगर वो आती है साथ में आप उसको न्यू एडजुवेंट ये रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर लंग्स के मेटास्टेसिस आ रहे हैं तो फिर आप उसमें प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देते हैं, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन 150 मिलीग्राम आप वीकली देते हैं उसको। हो गया। मैडम और इसका मैकेनिज्म इसकी ऑफ एक्शन कीमोथेरेपी में बता कौन दें सा कि क्यों मेडिकेशन? प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। जी, मैडम वो एक जगह पे लिखा हुआ था कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि क्यों हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं अगर लंग्स में मेट्स हैं। वो उसको सुप्रेस कर देते हैं ना वहां पे, ये एज अ कीमोथेरेपी यूज होता है। जो एंडोमेट्रो वहां के जो मेट्स होते हैं ना वो बेसिकली एंडोमेट्रोटिक ओरिजिन्स के होते हैं, जो एंडोमेट्रियल के एंडोमेट्रियम होती है, तो वो रिग्रेस कर जाती है। इसके अलावा इसके अलावा डॉक्टर कुरत ये भी बता दें कि इसमें जो कीमोथेरेपी होती है वो वही कार्बोप्लेटिन और पेक्लिटेक्सिल वाली सिस्प्लेटिन, होती है। हाँ सिस्प्लेटिन वाली टेक्सोल ग्रुप होती है। टेक्सेन्स वही होती है। ओवरी वाली होती है ना? अ, तुरंत ये अब कार्बो में नेक्स्ट केस में ओवरी आप वाली पैक्लीटेक्सेल होती है और कार्बोप्लेटिन होती है, इसमें सिस्प्लाटिन होती है, होता वो भी टेक्सेन ही है। मैडम मतलब ग्रुप नेक्स्ट सेम जो होती है। सिनेरियो है वो जो है वो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग से स्टार्ट करके तो फिर एंड तक जो आप लेके जाएंगी, मतलब अभी हम जैसे कोई ऐसा केस दे जिसमें हम स्टार्ट ही एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की रिपोर्ट के बात करें। वो आपके पास आएंगे, वो शॉर्ट केस के तौर पर स्ट्रक्चर डिस्कशन में होते हैं, आपके सामने एक रिपोर्ट रखी जाती है, वो आप अपने कॉन्जे के अंदर करेंगे। नहीं मैडम, आप करवा देना, उसमें मैनेजमेंट थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। जो ठीक है, ठीक है, बायोप्सी आज के होगी ऑनवर्ड दो, दो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट हुई आपकी, दो आपके सामने दो मैनेजमेंट हुई। पहले उसने एंडोमेट्रियल की, फिर मैंने एंडोमेट्रियल की रिपोर्ट सामने रख दी, और रिपोर्ट के बाद आपको सारी डिटेल में बताया कि अब दोबारा से उसकी काउंसलिंग होगी कि ये वाकई सीए है। ब्रेकिंग द बैड न्यूज के सारे स्पाइक्स मॉडल को फॉलो करते हुए आप ब्रेकिंग द बैड न्यूज करेंगे कि यस इट इज अ सीए, but we need further investigation to stage this disease, for which I have to admit you. Again, I will involve the multidisciplinary team, gynecological oncologist, psychologist, dietitian, radiotherapist, and then we will do the MRI. एंड ऑन द MRI हमने स्टेज किया कि जी वो
सीरस कार्सिनोमा था इन्वॉल्विंग द एंडोमेट्रियम था, तो उसने स्टेज 2 बता दिया। फिर उसके मुताबिक उसने स्टेजिंग लेप्रोटमी की। स्टेजिंग लेप्रोटमी के स्टेप्स बता दिए कि हम उसको मिड लाइन खोलेंगे, पेरिटोनियल सैंपल लेंगे, THBSO करेंगे, वो भी पाइवर 2 और 3 टाइप की करेंगे, ठीक है। लिम्फ नोड की असेसमेंट जरूर करेंगे इसमें, बायोप्सी लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, ठीक है। इसमें 2B में तो लिम्फेडिनेक्टमी नहीं होती, लेकिन लिम्फ नोड की असेसमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और वो वैसे हमें MRI में भी लिम्फ नोड्स का पता चल ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसकी तो भी में एनहांस, तो लिम्फ नोड की सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसमें तो करनी करनी नहीं है। उसमें तो करनी करनी है ना, 2B में तो नहीं ना करनी, क्योंकि मायोमेट्रियम तक अभी है, ठीक है। और जो, मैडम, जी, मैडम जो स्टेजिंग है उसमें जो 2B है, 2B1, उसमें है कि सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व है। जो 2B2 है उसमें लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन है। और जो 2C है उसमें वो एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप आ हाँ, गई। जो मायोमेट्रियम को इन्वेट कर रही है, इसमें लिम्फोवास्कुलर जी, स्पेस नहीं है। ठीक मैडम, ठीक। थैंक यू फॉर करेक्टिंग कि हाँ, इसमें लिम्फो सी में इसमें हमने ये ख्याल। थैंक यू। लिम्फोवास्कुलर ओके मैडम। स्पेस अगर इन्वॉल्व है और वो नॉन एग्रेसिव है, ये भी याद रखना है साथ में। और लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन एक और चीज है, वो लिम्फ नोड नहीं है, इससे कंफ्यूज ना करें। लिम्फोवास्कुलर स्पेस वो होती है जहां पे जी। लिम्फेटिक्स जा रही होती हैं, और उसके इर्द गिर्द एक और वो ओके। स्पेस विद इन होती यूट्रस है, ही होती वो लिम्फ नोड में नहीं अभी गई। लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो 3C हो जाएगी, उसमें लिम्फेडिनेक्टमी है। करनी डॉक्टर है। कुरत, इसमें ओमेंटेक्टमी करेंगे? हाँ, इसमें ओमेंटेक, ओमेंटेक्टमी भी करेंगे ना, टू हाँ सी वो सैंपल लेंगे ना ओमेंटम के भी, स्प्रेड देखने के लिए ना, कहाँ तक चला गया स्प्रेड। और मैम ये यहाँ पॉइंट जरा रिपीट कर दें कि लिम्फ नोड हमने कहाँ तक निकाल मतलब लेना है? लिम्फ नोड हमने देखे ना, 3 में जा, लिम्फ नोड जब भी आ रहे होते हैं ना तो वो 3C में आ रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो, कहाँ गई स्टेजिंग, ये देखें। मैडम आप भी कहती होंगी हम कितने निकम्मे हैं, आप बता बता के हमें थक गई होंगी, हम फिर नहीं वहीं के ऐसे वहीं ही है, अड़े हुए हैं। ओहो नहीं सॉरी नहीं, मैडम। ये निकम्मे वाली बात नहीं है। अगर तुम लोगों को इस स्टेज पे ये आ रहा होगा तो तुम लोग तो चीते हो फिर। ये तो आता ही नहीं है, तो आखिरी दिन तक इस तरह से ही रहता है, आखिरी दिन तक नहीं 6 दिन समझ हो आ गया रही हम सी होती। एंड पढ़ रहे हैं मैडम। हाँ तो ऐसे ही होता है, इतना ही टाइम लगेगा। ये तो मन लोग अभी तो, मैंने इसको जल्दी जल्दी गुजारने का मकसद ये था कि ये 3 दफा ऑन्कोलॉजी करोगे फिर भी आखिरी दिन इसी को ही पढ़ रहे होगे। आखिरी दिन तो, आखिरी पूरा 10-15 दिन तो रोज का 2 करोगे ही, और यही वाले 2 सफे रिवाइज करने हैं बस, कि स्टेजिंग कैसी है और एक दूसरे को सुनानी है। अब आप यहाँ पे देखिए ना कि जब आपकी अभी 3 स्टेज के अंदर आपकी लोको रीजनल स्प्रेड है। 3A के अंदर आपका सिरोजा एडिनेक्सा इन्वॉल्व है, ठीक है। B के अंदर आपकी वजाइना इन्वॉल्व है, पैरामीट्रियम है और पेल्विक पेरिटोनियम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 3C के अंदर नोड्स हैं। लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन जो है वो लिम्फेटिक्स के इर्द गिर्द की स्पेस होती है, ठीक है, जो ये यहाँ पे 2B में आ रही है। लेकिन ये याद रखें ये नॉन एग्रेसिव है, जब आपको हिस्टोलॉजिकल टाइप सीरस दे दिया उन्होंने तो वो एग्रेसिव है, उसको याद रखें। एग्रेसिव आपकी 2 जगह पे आ रही है, एक 1C में आ रही है, एक 2C में। 1C जो है वो सिर्फ एंडोमीट्रियम तक है, 2C के अंदर मायोमीट्रियम है, चाहे वो लेस देन 50% हो चाहे वो मोर देन 50% हो, ठीक है। तो जब तक आप ओमेंटम नहीं लेंगे, ओमेंटम का सैंपल नहीं करेंगे, तो आपकी स्टेजिंग कैसे होगी। अभी तो आपने MRI की बेस पे स्टेजिंग की है, आपकी स्टेजिंग सर्जिकल स्टेजिंग होती है इसके अंदर, जो इसकी इस एंडोमेट्रियल की स्टेजिंग होती है वो सर्जिकल होती है। तो जब तक आप पेरिटोनियम लेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये स्टेज 3B थी कि नहीं थी, पैरामीट्रियम इन्वॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था। वो तो आपको बाद में जब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आएगी उस पर मजीद पता चलेगा। एग्रेसिव तो आपको पता चल ही गया एंडोमेट्रियम में कि ये तो एग्रेसिव है, सीरियस है,
ठीक है। अच्छा, अब मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, ठीक है। आपके हमने करना है सर्वाइकल सी है, ठीक है। स्टिल यू हैव टुडे, आप इसको एंडोमेट्रियम को पढ़ें। और मैं अभी कहूंगी जितना पढ़ लिया उसको छोड़ दो, क्योंकि ये इसको रिपीट तो करना ही करना है। अभी जो बैठ के थोड़ी देर पढ़ना है वो पढ़ लो, और इसको फिर कल से सर्वाइकल सीए शुरू करो, ठीक है। सर्वाइकल कर लें कि ओवेरियन पे करूं? मैडम ने नहीं नहीं सर्वाइकल मैडम, कर लिया। सर्वाइकल पहले बस करें ठीक है, ये मैं आप और लोगों को ना पूरा थोड़ा पूरा वीक दे रही हूँ। सर्वाइकल, और पहले थोड़ा मैं एंडोमेट्रियम पे एंडोमेट्रियम का क्या करना है? मैडम मैं आज पढ़ूंगी सही से, बहुत अच्छे से, कल का भी पूरा दिन है। तो अगर थोड़ी सी क्वेरीज होंगी ना हाँ, स्टेजिंग वो ग्रुप प्रोटीन से रिलेटेड और लिम्फेशन वगैरह से पॉइंट्स लिखने के लिए ना, क्वेश्चन ग्रुप सेशन दे दीजिएगा कल ना। कल क्या कर लूं? सेशन एंडोमेट्रियम पे ले लूं? नहीं, पाँच मैडम दस एंडोमेट्रियम तो अच्छी बात है, वरना फिर क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर दे 5-10 मिनट दीजिएगा शुरू में एंडोमेट्रियम क्वेश्चन का आंसर छोटा सेशन सा। रख लेते हैं, ठीक है। सर्वाइकल सीए करना शुरू कर दें, और उसको हम पूरा वीक दे देते हैं, कोई हाँ बात नहीं, मैडम। ठीक है। और उसके बाद 5-10 मिनट का मैं यस मैडम, एंडोमेट्रियम का जो कर क्वेश्चन देते हैं। आंसर सेशन कर लें, आप पढ़ लें, ठीक है ठीक मैडम। है। तो आप फिर कल से सर्वाइकल सीए शुरू करते हैं, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, ठीक है। 3 दिन हम आपके, 4 दिन हैं, सर्वाइकल को ही दे लें, फिर सैटरडे संडे देख लेंगे, वो क्वेरीज वाला सेशन रखना होगा तो रख लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीक पूरा ओवेरियन को देंगे, ठीक है। पूरा सर्वाइकल यस सी मैडम, है या सी आई एम? क्योंकि थोड़ा कल सा, कल हाँ जी, मैडम क्योंकि, ठीक है मैडम। जी हाथिया क्या कह रही हैं आप? कोई कुछ कह रहा था बीच में। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल आपसे तो मिलते हैं सर्वाइकल सीए के साथ और एंडोमेट्रियल सीए की क्वेरीज के साथ, ठीक है। मैं रीशेड्यूल करके आपको नया जो प्लानर है वो भेज देती हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।